चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटली प्रेजेंट हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई यूरोप में 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में स्थापित हुई और भारत में स्थापित हुई 1605 ईस्वी में। पर एक बात समझिए, 1595 ईस्वी अथवा 1596 ईस्वी में एक डच यात्री था कार्नेलिस द हस्तमान, और कार्नेलिस द हस्तमान भारत आ चुका था। यह जो है पहले ही भारत आ चुका था, डच यात्री है, कंपनी का नहीं है। तो डचों को भारत के बारे में ठीक ठाक जानकारी होगी कि नहीं? ठीक ठाक जानकारी होगी। एक दूसरी बात बताइए, पुर्तगाली कंपनी राजा की कंपनी थी, राजा ने ठीक ठाक पैसा लगा लिया, कंपनी ताकतवर भी हो गई। डच कंपनी को पुर्तगालियों को टक्कर देनी है, और ऐसा नहीं है कि डच जो है बड़े शक्तिशाली। आप ये बताइए, एक बड़ी कंपनी है, करोड़ों की लागत की कंपनी, और उसे टक्कर देने के लिए मैं कंपनी स्थापित करना चाहता हूं, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बताइए मैं क्या करूं? पर कंपनी मुझे डालनी है, 10 करोड़ की कंपनी है, मुझे उसको टक्कर देनी है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है मात्र, और मैं कंपनी डालना चाहता हूं। मैं क्या करूं? लोन उठा लूं, या कुछ मित्रों से भी संपर्क करूं कि भाई आप लोगों के पास भी अगर पैसा है 1-1 करोड़, तो चलो 10 लोग मिलकर के 10 करोड़ लगा देते हैं। और अगर 10 लोगों ने मिलकर के कंपनी स्थापित की और पूरी ताकत लगा दी कंपनी को आगे ले जाने में, तो हम सामने वाली कंपनी को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? इसे कहते हैं संयुक्त उपक्रम की कंपनी। और जानते हैं ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी, संयुक्त उपक्रम की कंपनी, संयुक्त उपक्रम की कंपनी। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में डच ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली होगी कि नहीं? ये शक्तिशाली थी। एक और बात समझिए, भारत की करेंसी रुपया, अमेरिका की डॉलर। जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय पर हॉलैंड में एक करेंसी चलती थी गिल्डर, और इस कंपनी की स्थापना में 65 लाख गिल्डर की पूंजी लगी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में कंपनी स्थापित हो गई, और जब कंपनी स्थापित हो गई, भारत आई, तो भारत में किस कंपनी को इसे टक्कर देनी पड़ेगी? पुर्तगाली कंपनी को। और आरंभ में पुर्तगाली कंपनी का गढ़ कहां था, केंद्र कहां था? यानी केरल में, कोचीन में। डचों ने भारत में आकर के पुर्तगालियों को कोचीन में पराजित किया, और कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और फैक्ट्री को किले का रूप दे दिया बच्चों। इसका नाम था फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स, एक फोर्ट विलियम है, अगर कुछ लोग जानते हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो आगे अंग्रेजों की कंपनी थी। ये फोर्ट विलियम्स है, डचों ने यहां फैक्ट्री स्थापित की। एक और बात, भारतीय वस्तुओं के बदले डचों को क्या देना पड़ेगा? सोना या चांदी। अब सोना देंगे तो कैसे देंगे? वैसे देने को तो चाहे जैसे दे दे, बिस्किट के रूप में दे दे, नमकीन के रूप में दे दें, या जो है मतलब किसी गहने के रूप में दे दें, है ना, ऐसा दे सकते। पर डचों ने थोड़ा और दिमाग लगाया। डचों ने भारत में सोने के सिक्के बनाए, उससे उनके लिए समझना आसान होगा कि इतना सिक्का देकर इतनी वस्तु प्राप्त कर सकते। और इन्होंने जो सोने का सिक्का बनाया बच्चों, उसका नाम है पैगोडा। उसका नाम है पैगोडा, ये सोने का सिक्का था। चलिए, ये सब तथ्यात्मक जानकारी है, मैं लिखवा दूंगा। मुझे इतना बताइए, डच थोड़ा स्मार्ट दिख रहे हैं कि नहीं? मतलब स्मार्ट लग रहे हैं? स्मार्ट थे ये। और जैसे ही भारत पहुंचे, इन्होंने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। और योजना किस प्रकार की बनाई, इसको भी समझिए। डच हॉलैंड से सोना लाते थे। क्या हॉलैंड की सरकार हॉलैंड का सारा सोना कंपनी को भारत लाने देगी? क्यों नहीं लाने देगी? अच्छा चलो ये बताओ, चलो हम सारे लोग मिलकर चलते हैं आरबीआई के पास। मतलब इमेजिन करिए, ऐसा कुछ करना नहीं है, आरबीआई के पास चलते। आरबीआई से कहते हैं कि सर सारा डॉलर हमें दे दो, और हम लोग अमेरिका में जा करके और बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस करेंगे। बताओ, जितना डॉलर है आपके पास उतना रुपया हम दे देते हैं आपको, सारा डॉलर हमें दे दो सर। आरबीआई दे देगी? क्यों नहीं देगी? हाँ, यदि सरकार को कुछ खरीदना हुआ विदेशों से, वो पेमेंट डॉलर में करेगी। अमेरिका से कुछ लेना हुआ, कुछ अन्य देशों से, तो आरबीआई पूरा डॉलर नहीं देगी।
इसी प्रकार हॉलैंड की सरकार डच कंपनी को सारा सोना भारत नहीं लाने देगी, क्योंकि वहां तो सोना कम पड़ जाएगा। फिर अब डच क्या करें, क्योंकि सोना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो वस्तु ही नहीं खरीद सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? वस्तु नहीं खरीद सकते, तो डचों ने दिमाग लगाया, और ऐसा दिमाग लगाया बच्चों जैसे ये 1000 रुपए के बराबर का सोना लाए भारत, 1000 रुपए की कीमत का सोना लाए भारत। इनका प्रयास था कि 2000 रुपए के बराबर का मसाला खरीद ले हम। पर एक दूसरा तरीका समझो, अगर डच भारत आए और जो पैसा लेकर के आए वो उसी पैसे से यहीं भंवर कुआं में चाट की दुकान खोल लें, चाट, गोलगप्पे, पानीपुरी, अच्छा ये रेस्टोरेंट ही डाल दें, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना भोजन ही सप्लाई करेंगे। आप बताइए अगर 1000 रुपए का इन्वेस्ट करके वो दुकान शुरू करें तो फिर वो 2000 बना सकते हैं कि नहीं यहीं भारत में, और फिर 2000 रुपए का मसाला लेकर के जा सकते हैं कि नहीं? मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पुर्तगाली क्या करते थे, भारत में लाकर सोना देते थे, बदले में वस्तु ले जाते थे, वस्तु बेचते थे। मेंटली प्रेजेंट हैं? इसे कहा जाता है बच्चों वस्तुओं के पुनर्वितरण से लाभ प्राप्त करना। एक स्थान से वस्तु उठाई, दूसरे स्थान पर बेच रहे हैं, वस्तुओं के पुनर्वितरण से लाभ प्राप्त करना। लेकिन डचों ने क्या किया, भारत में उत्पादन पर बल दे दिया। चलो दूसरा उदाहरण देता हूं। एक वीडियो मैंने देखा था, संभवतः आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा। एक छोटा सा लड़का था 10-12 वर्ष का, वो 5 रुपए घर से लेकर निकला, साउथ की मूवी का शायद किसी मूवी का सीन था। वो 5 रुपए लेकर के निकला, सब्जी मंडी में गया, 5 रुपए का 5 नींबू खरीदा, नींबू की दुकान से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया और चिल्लाने लगा कि 2 रुपए का 1 नींबू। कुछ लोग उस पर चिल्लाने लगे कि महंगा बेच रहे हो, 1 रुपए के 1 नींबू है, 2 रुपए चिल्ला रहे हो। लड़के ने कहा देखो फालतू बहस मत करो, बहुत दूर से आया है, स्पेशल नींबू है, सब बिक गया, मात्र 5 बचा है। एक प्रभावित हो गया, 10 रुपए देकर 5 नींबू ले लिया। बताओ लड़के ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था और अभी कितना हुआ? 10, जस्ट डबल हुआ कि नहीं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आए, एक गांव के लोगों ने लंबे समय तक राजा को टैक्स नहीं दिया था, उनके पास था नहीं, पैसा नहीं था। डचों ने सारा पैसा चुका दिया, टैक्स का सारा पैसा चुका दिया। अब गांव वाले वो करेंगे जो डच कहेंगे। डचों ने गांव वाले उससे काफी कार्य करवाया, उत्पादन का कार्य करवाया, फिर उसको सेल करवाया। अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा कि नहीं? उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।